नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण जो है और वो वीडियो आगे वो रिकॉर्ड नहीं हो सका और वही सीमा जो आज भी है, हो सकता है कि उतना लंबा वीडियो न बन पाए। तो कोई बात नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो 40-45 का ठीक ही रहता है, तो जैसे भी हो कोई बात नहीं। तो जो महत्वपूर्ण बातें और भी बतानी थी उसमें ये कि जो तालिबान का प्रकरण आया, तालिबान एक जो है यानी वैश्विक आतंकवादी संगठन है। वैश्विक आतंकवादी संगठन ही नहीं है बल्कि बहुत ही क्रूर किस्म का, बहुत ही निर्मम किस्म का और एक निर्लज किस्म का वहशी जानवर है आतंकवादी के साथ। और किस किस्म का जानवर है कि जो मनुष्य जो है वो जानवर की तरह जो है 10-12 हज़ार साल पहले जंगलों में जो माने व्यवहार करता था, ठीक वही वहशीपन वो देखने को मिलता है इस तालिबान के द्वारा। अब जैसा कि पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है, ये जितने भी अपराधी होते हैं ये अपनी रक्षा के लिए ढाल के रूप में, शील्ड के रूप में वो कोई न कोई वो उपाय ढूंढते हैं। तो इनको सबसे सस्ता उपाय जो पंथ है, इस्लाम पंथ है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। अपने बचाव के लिए, अपने तर्क गढ़ने के लिए वो एक पंथ, इस्लाम पंथ का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल ने मैंने कई तरीक़ों से समझाया हुआ है कि इस्लाम पंथ एक महान पंथ है जो कि माने ये करुणा का, आपसी भाईचारा का संदेश देता है। कुछ लोग उसमें से पता नहीं कहाँ से निकाल लाते हैं कि वो इस्लाम पंथ दूसरे को काफिर कहता है, वो कहता है कि उनका कत्ल कर दो, पता नहीं क्या वो कहाँ से निकाल लाते हैं वो। लेकिन इन सारी बातों को जो है वो खारिज करना चाहिए। सारी इस तरह की बातों को खारिज करने की आवश्यकता है। और यदि कहीं है भी, मान लीजिए कहीं है भी, तो उन बातों को अब जैसे कोई वसीम रिजवी हैं, कह रहे हैं साहब मैंने ये चीज़ें जो है वो आज के ज़माने में जो है वो अमान्य हैं, तो उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं है। तो
ये माना जाना चाहिए कि इस्लाम पंथ भी उसी तरह करुणा का और भाईचारा का संदेश है। अब कोई माने न माने वो उसके माने अंतरात्मा पर निर्भर करता है। लेकिन हर एक पंथ महान है, माने हिंदू सनातन भी, इस्लाम भी, ईसाई भी। प्रॉब्लम आती है कि जो इसके ठेकेदार बन जाते हैं और जो है अनैतिक रास्ते अपनाते हैं, माने इसके प्रचार के लिए प्रॉब्लम यानी वो वहाँ आती है। जैसे कुछ यानी भला के फुसला करके वो इस्लाम में बदलवाओ, तो कुछ लोग जिसका नाम देते हैं लव जिहाद का। जो भी हो तो ये धोखापट्टी है, ये सरासर ये वो अपराध के दायरे में आता है। राज्य सरकारें जो है वो बिल्कुल सक्षम हैं इसको, और जो भी कानून है बिल्कुल सक्षम है इसको, यानी किसी को धोखे से जो है इस तरह से जो है पंथ का ये परिवर्तन कराना इत्यादि। तो राज्य सरकार के पास जो है पूरा अधिकार है और उनका अधिकार क्षेत्र है इस तरह की समस्याओं को डील करने का। लेकिन इसको लेकर के पूरा समाज में जो है एक मंथन करना, उसे नफरत फैलाना, ये उससे भी बढ़ कर के अपराध है। यही अपराध जो है मीडिया और जो कुछ कट्टरवादी तत्व मिल करके ये आजकल कर रहे हैं। और क्रिश्चियन उसी प्रकार जो है क्रिश्चियन मिशनरी वो पैसा मंगाती हैं वहाँ से, और फिर जो है हमारे जो माने जो गरीब किस्म के हैं उनकी सहायता करने के बजाय उनका पहले यानी पंथ वो परिवर्तन करवाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये ठेकेदारी की जो प्रथा है वो काफ़ी हद तक उसकी छवि को, उसके स्वरूप को जो है काफ़ी बिगाड़ती है और कट्टरवादियों को, उनके विरोधी कट्टरवादियों को मौका देती है समाज में इस तरह का यानी वातावरण को गंदा करने का, वातावरण में जहर फैलाने का, नफरत फैलाने का एक मौका देती है। तो इन सभी चीज़ों से जितने भी संजीद लोग हैं उनको बचने की आवश्यकता है। तो अब समस्या यह कि इन कट्टरवादी तत्वों को हतोत्साहित करने के बजाय, उनकी प्रवृत्तियों और उनकी करतूतों को कुचलने के बजाय ये जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, उनके द्वारा ये पाली जाती हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल भी होती हैं। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, हम आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, ऐसी पार्टियों को वोट करते हैं। इसको बड़ी गंभीरता से सोचे जाने की आवश्यकता है। तो उसी के संदर्भ में तालिबान का एक प्रकरण आया, बहुत ही जैसा कि बताया कि बहुत ही ये सुखद विषय कि हमारे विशेष करके जिसको कि वो उस आतंकवाद को इस्लाम से चिपकाने की, जोड़ने की, वो सब आतंकवादी कर रहे थे। दूसरी ओर से भी जो है वो कोशिश हो रही थी, जिसका कि वर्णन बताया गया कि कुछ ऐसे तत्व उभर के आए, सादाब चौहान के रूप में, अंसार रजा के रूप में, शोएब जबी के रूप में, रशीदी के रूप में, और टी.एस. हसन और शफीक उर रहमान के रूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी आए। शशि थरूर आया, दिग्विजय सिंह आया, और कांग्रेस पार्टी भी आई। कांग्रेस मतलब GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस भी आई। लेकिन पीछे वो, और शफीक उर रहमान और टी.एस. हसन बगैर अखिलेश यादव जो कि जिस पार्टी की ये दोनों हैं,
बगैर उनके शाह के, बगैर उनके समर्थन के वो ऐसा वक्तव्य वो दे नहीं सकते। और अखिलेश यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, या उसके पहले जो मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह का तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव का जो है आतंकवादियों के प्रति वो हमदर्दी रखने का, यानी कई ऐसे दृष्टांत आए हैं, कई ऐसे उदाहरण आए हैं। तो खतरा इनसे है, खतरा जो है इस तरह की मानसिकता से है। और उससे भी अधिक खतरा कि वो जो समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और कुछ लोग जो है यानी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन अभी भी उनके षड्यंत्र के उनके षड्यंत्र के शिकार होने के लिए जो मैंने कुछ तैयार हैं, या मोह माय जाल में फंसे हुए हैं। समस्या की जड़ यहाँ पर है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यदि जागरूक हो जाएंगे भाई कि ये देखिए, जागरूकता तो ये कहती है कि अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं, और भी तत्व हैं। अखिलेश यादव तो एक नमूने के तौर पे हैं। ऐसे तत्व जो आतंकवादियों से हमदर्दी रखें, जो कुछ अपवादों के ही छोड़ करके पूरा गुंडा माफियाओं का एक जमावड़ा रखें, पूरे प्रदेश को जब भी शासन में आते हैं पूरे ये दहशत और डर में के वातावरण में तब्दील कर दे। ऐसे को यदि जागरूकता इस देश में हो, समाज में भारतीय समाज जागरूकता हो, तो इनको एक क्षण के लिए भी यह देश बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत इनको जो है देश के बाहर कर देता, अखिलेश यादव जैसे लोगों को। और उसके पहले जो गतिविधि वो राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, और औरों की है, और खास करके ये ममता बनर्जी की है, तो और वो स्टालिन की है। तो यदि हमारे देश में माने जैसी जागरूकता की आवश्यकता है, यदि वो जागरूकता होती तो इनको वोट मिलना तो बहुत दूर की बात। यह देश और हमारा समाज इनको इस देश की यानी भारत की धरती से या इस देश से और भारत के बाहर जो है तुरंत कर देता, और एक क्षण के लिए भी उनको बर्दाश्त नहीं करता। और आवश्यकता इसी बात की है। और दुखड़ा बस यही पर है कि जिन तत्वों को, जिन शक्तियों को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उनको देश के बाहर कर देना चाहिए। जो उनकी गतिविधियां हैं, जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनको कुछ लोग जो है स्वार्थों में कि हमारी जाति के हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं, इनसे कुछ हमारे धंधे वो चलने वाले हैं और धंधे निकलने वाले हैं, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ वो सधने वाला है। इन्हीं स्वार्थों के अधीन अंधे होकर के इतने खतरनाक तत्वों को, जिनको इस देश की जागरूकता कहती है कि इनको एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त न करते हुए इनको बाहर कर देना चाहिए। उनको समर्थन मिल रहा है और वो सरकार चला रहे हैं, और हमारे आपके ऊपर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। उसी मानसिकता के चलते यानी कहीं भी किसी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में आप नज़र डालेंगे, इस तरह की समस्याएं आपको मिलेंगी, दृष्टिगोचर होंगी, नज़ारा उसका आपको मिलेगा। बॉलीवुड में देख लीजिए। अब बॉलीवुड में कुछ लोग जो है बस यानी शाहरुख और नासिरुद्दीन शाह तो को भी कहा जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या उसको अकल आ गई कि कुछ इस तरह का बोल रहा है। शाहरुख है, आमिर खान है,
वो नसरुद्दीन शाह तो था ही, वो जावेद अख्तर, उसकी बीवी जो है शबाना आज़मी ही नहीं है, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, महेश भट्ट, विनोद कश्यप, ये तमाम है उसमें। तो ये हमेशा इनके दिमाग में भारत विरोधी वो विचार ही पलते हैं, यानी कैसे भारत को कमजोर किया जाए। और बैठे हैं वो जनता के वो संवेदनशीलता के शीर्ष पर कि हम फिल्म बनाएंगे, लोग हमको पसंद करेंगे, हमारे फैन बन जाएंगे। और इनकी सोच जो है भारत विरोधी। तो ये जो इनका वक्तव्य आया जावेद अख्तर का कि उन्होंने तुलना कर दी तालिबान से आरएसएस की, भारतीय जनता दल को वो कैसा शायर है, शायर तो बहुत दूर की बात है कि उसकी बुद्धि पर ये तरस आता है भारतीय जनता दल को और मुझे भी कि जो कि तालिबान की तुलना जो है आरएसएस से करता है। भारतीय जनता दल अपने पूरे देशवासियों से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये लगातार अपील कर रहा है, लगातार समझा रहा है कि वो जो दुष्टवे हैं तालिबान, वो घोर किस्म के आतंकवादी हैं, वो वहशी हैं, जानवर हैं। उनका किसी भी पंथ से या इस्लाम से कहीं दूर दूर का भी कोई नाता रिश्ता नहीं है और न हो सकता है। ये बराबर जो है भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है। तब तक ये उसी आग में ये घी डाल रहा है ये दुष्ट जो है वो जावेद अख्तर। अब तालिबान की तुलना वो उससे आरएसएस से। अब इतना ही नहीं, वो हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये सब समाज के बहुत ही जो इनकी मानसिकता है बहुत ही खतरनाक किस्म की। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हम तो समझा रहे हैं कि ये सब खतरनाक हैं। ये सब खतरनाक जो है किस शासन के द्वारा, किस हुकूमत के द्वारा ये पाले जा रहे हैं। मोदी जी को यदि कोई कार्रवाई करनी है, जो उनका शासन है, बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं। ये फिर बात वहीं चली आती है कि देश विरोधियों के खिलाफ ये राष्ट्रवादी मोदी जी क्या कर रहे हैं। देश विरोधियों के खिलाफ ये मोदी जी सिवाय कुछ दिखावा करने के जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके खिलाफ मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न बार बार जब भी इस तरह की घटना आती है वो आकर के उसी रूप में खड़ा हो जाता है। अभी वो सवाल जो कि एक यानी इस देश का दुश्मन और घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने उसकी हिम्मत देखिए, देश के खिलाफ हिम्मत देखिए कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण से मैंने खुलेआम सरेआम सार्वजनिक रूप से नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको ये मोदी सरकार ने, श्री मोदी जी ने या बीजेपी वालों ने कैसे डील किया। ऐसे इतने खतरनाक नारों को ये मोदी सरकार और मोदी जी ने कैसे डील किया। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए वो
दिल्ली पुलिस को दे दिया। दिल्ली पुलिस तो जो नॉर्मल जो सामान्य कानून है उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेगी। 36 महीने में उसने जो है वो चार्जशीट बनाई और उसके बाद फिर ये गद्दार केजरीवाल लेके जो है उस फाइल को लेकर के वो 8-9 महीने बैठ गया। फिर वो दूसरी गद्दारियों दूसरे तरह की इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने के यानी कई मौके खुल गए उसके। फिर इसको जमानत मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय उसको जमानत दे रहा है और कितना कोरा मजाक इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया इस देश पर कि जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको फिल्म उपकार का फिल्मी गाना लिख करके उसको जमानत दी जा रही है। ये इस देश के लिए जो है वो इस देश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है ये। अब इसके बाद वो पूरा घूम रहा है वो गद्दार कन्हैया कुमार। ये सब जो है मोदी जी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, उनकी मैंने सोची समझी सोची समझी एक उनकी गतिविधि है ऐसे खतरनाक देश के दुश्मनों को डील करने की और उनसे निपटने की। तो वो कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया और जैसा सोचिए इसको कि जो कह रहा है कि भाई भारत की बर्बादी तक वो जंग जारी रखेगा वो और भारत को टुकड़े वो करेगा। मोदी जी में जो कि जैसा कि दम भरते हैं ये बीजेपी वाले, थोड़ी भी गैरत होती देश के प्रति, थोड़ी भी संवेदना होती देश के प्रति, तो निश्चित तौर पर उसको कन्हैया कुमार या पूरे उसके समूह को जो उसके समूह जिन लोगों ने नारा लगाया था या लगवाया था, कन्हैया कुमार ही नहीं, कन्हैया कुमार के साथ में वो था अनिर्बान भट्टाचार्य, स्वरा भास्कर और उमर खालिद, ये सबको जो है सेना के हवाले, जो कि 1 मिनट में जो है उनका निपटारा कर दिए होते और समाप्त हो गए होते, और इसी की जरूरत थी। लेकिन ये यानी देश के दुश्मनों के प्रति जो देश के दुश्मनों को निपटाने में ये मोदी जी की जो नीति है बहुत ही राष्ट्रघाती है, देशद्रोही है, यही तो है। और इस चीज को भारतीय ताकत दल ने कई रूपों में बताया कि इस तरह का जो नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये हमारे देश की संप्रभुता, बताइए तो संप्रभुता किसी भी देश के लिए और भारत के लिए भी सबसे महान और सबसे सर्वोच्च और सबसे कीमती पहलू है, उस पर आक्रमण है। और हमारी भारतीय सेना जब सीमाओं पर जब दुश्मन की सेना हमारे देश पर हमला बोलती है, हमारी भारत की सेना उसको उसी रूप में लेती है कि वो हमारे दुश्मन की सेना हम पर नहीं, हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण कर रही है। और उसी भाव से उसी भाव से हमारे देश की फौज उस दुश्मन की फौज को वही सीमा पर उसी भाव से कि ये हम पर आक्रमण नहीं कर रही हो सेना दुश्मन की, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण कर रही है।
तो वहीं पर उसको निपटा देती है। तो यह भी इसका जो इस तरह का नारा लगवाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला, फ्रंटल अटैक था। और मोदी जी ने कितनी माने लापरवाही नहीं, जानबूझ करके, और उसके बाद जो गद्दारियों का सिलसिला चल पड़ा, फिर तो उस गद्दार से टॉक शो चलवाने में इन टीवी चैनलों को जरा भी संकोच नहीं होगा कि वो कितने खतरनाक गद्दार से टॉक शो ये चलवा रहे हैं। खुसरो अजवानी जो न्यूज़ 18 इंडिया का एक एंकर है, रात के 9 बजे आता है, 100 बात की एक बात का कार्यक्रम लेकर के, कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से बताया गया कि कितना खतरनाक ये गद्दार है किशोर अजवानी। क्या खतरनाक है, जब वो एक तो इसने जो है वो टॉक शो वो चलवाया, और उसके टॉक शो में हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग उसके जो है वो टॉक शो को सुन रहे हैं। दुखड़ा तो यही है, गद्दारों की, देश के गद्दारों के टॉक शो को हमारे देश के लोग सुनते हैं। दुखड़ा यहाँ है। और इसके बाद अब देखिए देश के खिलाफ वो गद्दारियों का सिलसिला, वो कह रहा है कि किशोर अजवानी कि यदि कोई कह रहा है कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। हमारा देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस गद्दार के किशोर अजवानी की मानसिकता को जरा पढ़े हैं। कोई यदि कह रहा है कि भाई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात किशोर अजवानी के अनुसार नहीं है। जरा देखिए ना। और तर्क उसने क्या दिया कि भाई सिर्फ कहने मात्र से वो टुकड़ा तो हुआ नहीं, जब टुकड़ा हो जाएगा तब इसको जो है वो नाराजगी होगी। और ये गद्दार किशोर अजवानी बताया, टुकड़ा तो इसने जो है वो इस जीएनपीसी ने करवाई दिया था। इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी ने इस देश का टुकड़ा पाकिस्तान उसने बनवाई दिया था। क्या उस जीएनपीसी का चमचा नहीं है ये? तो सवाल इस बात का है कि ऐसे देश के घोर गद्दार जो है इन जगहों पर बैठ करके देश के खिलाफ जो है, माने देश के जो हमारे जो समाज का जो वाइटल्स हैं, किस तरह से उनको वो अंडरमाइन कर रहे हैं और उनकी जड़ों को खोद रहे हैं। किशोर अजवानी अकेला नहीं है। तो ये जो जावेद अख्तर है, ये यानी फिल्मों में कहानी लिखता था और वो गीत लिखता था, काफ़ी इसका नाम था। इसने यानी फिल्मी दुनिया में काफ़ी शोहरत कमाई और पैसे कमाए, नाम कमाया और लोगों का प्यार कमाया। और इसी दिन के लिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे गद्दार के चुनाव प्रचार के लिए ये जो है यानी लोगों का प्यार के माने लोगों के प्यार के साथ ये धोखा किया। लोगों ने जो विश्वास इस पर जमाए, उसके साथ ये छल किया इसने। और आज उसकी मानसिकता जरा देखिए। वो जो है वो तालिबान जो कि इतना वहशी जानवर है, पूरा देश कर रहा है और पूरी दुनिया कर रही है, पूरी कह भी रही है, देख भी रही है। उसकी तुलना जो है वो आरएसएस से करता है। और जान लीजिए कि जो लोग इस तरह से तालिबान की तुलना आरएसएस से करते हैं, उनकी मानसिकता यानी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाज जरा आप देखिए। वो तालिबान का समर्थन करने का एक नया रास्ता ये
वो इजाद करते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि यदि आरएसएस के प्रति जो दृष्टिकोण है और जो लोग आरएसएस की भक्ति करते हैं, तो तालिबान के प्रति भी भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है। ये तर्क दिया इसने। और आरएसएस की बातों में उलझा करके तालिबान का अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली या मान ओवरटली वो उसका समर्थन। तो ऐसे लोग जो है, जो कि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं बड़ी, लेकिन बहुत उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सातिराना ढंग से। तो वो शातिर है ये जावेद अख्तर। लेकिन सिर्फ हमारे चिल्लाने से बात नहीं बनती है। मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड क्या कर रहा है, और लोग जो है इस गद्दार जावेद अख्तर का विज्ञापन क्यों देख रहे हैं। फिल्मी दुनिया के लोग जो है उसके और जो विज्ञापन की कंपनियां उससे विज्ञापन क्यों करवाती हैं। जो विज्ञापन बन गए हैं वो विज्ञापन अभी भी जावेद अख्तर का क्यों चला जा रहा है। तो ये सब गद्दारी है। यदि इस गद्दार जावेद अख्तर को यदि वाकई में वो हतोत्साहित करना है, इसके नाम पर बने हुए जितने भी विज्ञापन हैं, विज्ञापन कंपनियों में थोड़ी भी गैरत है, इसके सारे विज्ञापन को बंद कर दें। बॉलीवुड के लोग, फिल्मी दुनिया के लोग जो है इसको यानी कोई काम देना बंद करें। इसका चेहरा दिखाने वाले यानी जो कोई भी शॉट, कोई भी दृश्य, कोई भी विज्ञापन सब बंद करें इसको, तब जाकर के इसका बहिष्कार होगा इस देश से। और सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, जावेद अख्तर के सरीखे और भी तत्वों के प्रति जो है वो संवेदनशीलता आएगी। लेकिन जो है सिर्फ जावेद अख्तर सिर्फ जावेद अख्तर का वो आलोचना कर देने से, वो भी दिखावा के रूप में वो जो है वो जो है बीमारी जाती नहीं है। जावेद अख्तर का हर तरफ से संपूर्ण उसका बहिष्कार हो। और सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, शाहरुख का भी बहिष्कार हो, आमिर खान का भी जो है वो बहिष्कार हो, अनिल कपूर का भी बहिष्कार हो। यानी अनिल कपूर की जितने भी फिल्में हैं उसका संपूर्ण बहिष्कार, उसको और जितने भी उसके यानी वो विज्ञापन किस तरह से उसने जो वो समर्थन दिया था देश के दुश्मनों को। वही हाल जो है दीपिका पादुकोण, विनोद कश्यप। तो जब तक समाज उनका बहिष्कार नहीं करेगा और जाकर के तमाम सभाओं में उसको सम्मान मिलता रहेगा, तो वो जो है वो हतोत्साहित होंगे। तो देखिए, भारतीय जनता दल देश के हित में जो कुछ भी है, और इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश के खिलाफ जो ताकतें जो सक्रिय हैं, ये खतरा है। देश में बिखराव की जो स्थिति है वो खतरा है। नफरत फैलाने वाले जो तत्व हैं उनसे खतरा है। ये सब यानी सभी चीज़ों से ऊपर है ये। और सबसे ये मैंने इन विषयों पर संवेदनशील होना, इन विषयों का समाधान ढूंढना, इन पर चिंतन करना जो है भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी मुद्दा होने की आवश्यकता है। जो समाज की बुराइयां हैं,
कि हमारे जो बच्चे हैं कैसे उनको संस्कार मिल रहे हैं, किन किन यानी बुरी आदतों में, टीवी से लेकर के और यानी मोबाइल से लेकर के पश्चिमी पश्चिमी जो है वो कल्चर का अंधाधुंध वो नकल करके अपनी आदतों को और अपनी जो है जो हमारे जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारी जड़ें हैं, कैसे यानी उन जड़ों को खोखला करने की गतिविधि चल रही है, साजिश चल रही है। तो आम बातें हैं। तो इनके प्रति अब देखिए, ये जानकारी जो है जो समाज के जो बौद्धिक वर्ग हैं उनको सब मालूम है। लेकिन देखिए, लेकिन इसके प्रति उनका जो दुष्टता क्या है उसका नमूना जरा देखिए। इनके प्रति चिंतन करवाने के बजाय, इनके प्रति जो है संवेदनशीलता पैदा करने के बजाय, इनके प्रति जो है जज्बा माने इनके खिलाफ माने कि समाज में एक रोष हो, संवेदनशीलता हो और इनके खिलाफ जो है वो मन में उबाल आए, ये करने के बजाय वो इस तरह से पेश करते हैं कि उबाल आने के बजाय, क्रोध आने के बजाय, उसको दूर करने की चिंता करने के बजाय आपको इसमें आनंद आए। यदि ये बात समझ में नहीं आती है, जैसे समाज में अपराध है, यहाँ तक कि जो हमारे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ है, बलात्कार है, कितनी गंभीर बात है। इस तरह से पेश किया जाता है कि आपको उसको देख करके आपके मन में कोई विद्रोह और कोई उबाल, कोई बॉइलिंग ऑफ ब्लड, बॉइलिंग ऑफ माइंड, ये ना है। आप उसको देख करके आनंद उठाएं, आप उसमें आनंदित हो। तो जिस वक्त जिन मुद्दों जो मुद्दे और जो विषय जो है हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जो है वो चिंतन होना चाहिए, जिनके खिलाफ हमको क्रोध आना चाहिए, जिनके खिलाफ हमको गुस्सा आना चाहिए, हमारा माइंड जो है वो माने वो बॉयल करना चाहिए। उसमें ये इस तरह से चाहे आपका जो कभी सम्मेलन में जो है वो जोक के बहाने, यानी हंसी मजाक के बहाने जिस तरह से पेश करते हैं कि चिंता होने के बजाय वो आप उसमें आनंद लीजिए। तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, सबसे बड़ा ये भारत द्रोह है। और वही चीज़ ये जो बॉलीवुड वाले जो है चंद पैसों के लिए समाज की अपराध के प्रति मैंने उचित संवेदनशीलता लाने के बजाय, क्रोध लाने के बजाय, गुस्सा लाने के बजाय वो इस तरह से पेश करते हैं। उनका इंटेंशन ये होता है कि आपको इसमें जो है आनंद आए। ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है ऐसे लोगों का। और यही नहीं, जो ऑडियंस होती है, आपने देखा होगा कि जब भी यानी जो समाज की बुराइयां हैं और जब कोई बताता है, हालांकि उसको मजाक के रूप में बताता है, वो भी गलत है। और जो ये ताली बजाना, जो क्लैपिंग की जो आदत होती है, इसका मतलब कि कितना गंभीर बात बोली गई, कितना संवेदनशील बात बोली गई, वो आपके दिल पर नहीं उतरी, आपने उसको ताली बजा करके आपने उसको उड़ा दिया। तो ये मानसिकता जो है वो काम कर रही है। तो भारतीय जनता दल एक तो माने जो ताकतें हैं जो कि इस समाज में वो
जो कि भारतीय समाज में विखंडन पैदा कर रही हैं, भेद विभेद पैदा कर रही हैं, उनके खिलाफ भी संघर्ष कर रहा है और कर रहा है कि भाई एकता लाइए, और एकता भारतीयता के आधार पर। और सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, सभी चीज़ें स्पष्ट हैं कि भाई ये देश जो है वो भारत के संविधान से चलता है। संविधान हमको जो है जो मान्यता दे रखी है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, ये उनको मालूम भी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं भारतीय की तरह जो है व्यवहार करने को तैयार नहीं है। ये तो कुछ हर्ष का विषय है कि हमारे भारतीय समाज के वो तबके जिनका उतना बौद्धिक विकास उतना नहीं हुआ है, वो संवेदनशील हो रहे हैं। हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसी तरह के लोग वो संवेदनशील हो रहे हैं, वो एक हो रहे हैं, वो भारतीय एकता में विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये बौद्धिक वर्ग अभी भी दुबका पड़ा है। अभी भी हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुबका पड़ा है। अभी भी शहर में रहने वाले शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा हिस्सा दुबका पड़ा है। अभी भी यादव कहे जाने वाले ओबीसी और यादव और ओबीसी कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा हिस्सा दुबका पड़ा है। ये क्या दिखाता है कि अब समस्या मानसिकता की है। इसी बीच में बताना आवश्यक है कि जावेद अख्तर अकेला नहीं है। जावेद अख्तर तो एक नमूने के तौर पे है, और ऐसे कई भी हैं कि उस वहशी और जानवर तालिबान का समर्थन तो करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो बेनकाब भी नहीं होना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है सातिराना जो है वो ढंग सातिराना उपाय ढूंढते हैं। तो वही सातिराना उपाय से ढूंढा हुआ है जावेद अख्तर ने। लेकिन समाज ये समझे, लेकिन बात वो इस तरह की जब भी परिचर्चा हो और बातचीत हो, बात वहाँ पर घूम के आती है कि सिर्फ मेरी बात करने से हम तो आवाम को समझा रहे हैं और आवाम से निवेदन कर रहे हैं कि अब ऐसी जो पार्टियों को, ऐसी सरकारों को, क्योंकि आपके हाथ में जो है वो अमोघ अस्त्र है और अमोघ अस्त्र है। उनको विश्वास है कि आप कैसे भी हों वो आपको बहला लेंगे, फुसला लेंगे, आपको जो है ध्रुवीकरण जो है यानी वो जो है ध्रुवीकरण के माध्यम से, जातिवाद के माध्यम से, संप्रदायवाद के माध्यम से, भाषावाद, प्रांतवाद में से आपको बांट करके वो आपसे वोट छीन लेंगे। ये उनको अभी भी यकीन है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल ये बराबर अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि भारतीयता के आधार पर एक होकर के उनके इस यकीन को तोड़िए कि वो कुछ भी करें, वो हमको आपको बांट करके, और जो बांटने के जो उनके हथियार हैं, ध्रुवीकरण जो है, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और भी कई तरह के जहरवाद, और फिर कुछ तबकों को डरा करके, जैसे कि वो डरा रहे थे ये सब जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी वाले, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरवा रहे थे कि हमको वोट दो, हमारा वो जो है वोट बैंक बनो, नहीं तो बीजेपी आरएसएस जो है तो तुम लोगों को भगा देगी, पाकिस्तान भेज देगी। तो तमाम तरह की बातें।
इसलिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सब मुद्दों को छोड़ करके बीजेपी को हराना है, एक मुद्दा बस। वही आज मानसिक दोहन जो बीजेपी के शिवा सालार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज का मानसिक दोहन कर रहे हैं। मोदी को वोट दीजिए, नहीं तो हिंदू धर्म जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। देश को जानना चाहिए ये जो मोदी देश की ही रक्षा नहीं, वो जो मोदी महोदय देश की ही रक्षा आंतरिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदू सनातन की रक्षा क्या करेंगे? इतना निकम्मा, इतना अराजक, इतना कायर वो जो है, जो आंतरिक रूप से साधारण आवाम की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो जो है वो हिंदू सनातन की रक्षा क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि इस निकम्मे और अराजक और कायर प्रधानमंत्री के अधीन में जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, देश की दुश्मन ताकतें हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को ऐसी तो फिर वही सवाल आता है कि ऐसी सरकार को, ऐसी राजनीतिक पार्टी को जागरूकता इस बात का आनी चाहिए कि इसको एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी इस देश में वो रहने का हक नहीं बनता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इनको बीजेपी जैसे दलों को जो कि सत्ता जो कि सिर्फ सत्ता हथियाने का एक मशीन वो बनी हुई है। सत्ता हथियाने के बाद समस्या है तो आप निपटिए, समस्या को है तो आप निपटिए। इनको सत्ता मिल गई, सत्ता का भोग करेंगे, विदेश में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे और बस उपदेश देंगे आपको जरूर कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये बोलते रहेंगे। लेकिन समस्या आया तो आप निपटिए। तो इतने बड़े धोखेबाज को एक पल के लिए भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करना है। और आपको एक माध्यम मिला है कि इलेक्शन, चुनाव, तो ईवीएम मशीन पर इनको जो है नष्ट में नाबूद करने से 1 इंच भी नहीं, रत्ती भर भी बगैर विचलित हुए उनको नष्ट में नाबूद करना है। तभी जाकर के इनके दिमाग में आएगा कि भाई कि आवाम की भी ताकत होती है। अभी तो ये सोच बैठे हैं कि ताकत उनकी है। क्या ताकत है? कि जो हमको आपको बांट देने की, हाँ, हमको बांट देने वाली ताकत उनके पास है। ये सोच बैठे हैं। लेकिन जिस वक्त हम आप एक साथ होंगे, और इकट्ठे होंगे और एकत्र होंगे, भारतीयता के आधार पर हम लोग जो है बिल्कुल एक होंगे, तब जाकर समझेंगे भाई ताकत यहाँ है, ताकत उनके पास नहीं है। अभी भी जो है बीजेपी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल जैसे लोग वो ये समझ बैठे हैं कि ताकत उनके पास है। ताकत जो है वो जनता के पास नहीं है। ताकत उनके पास कैसे है? बांटने वाली ताकत, बांटने के आधार पर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ताकतें बड़ी खतरनाक हैं, इनको नष्ट में नाबूद करना है। यह दूसरी आज़ादी की जंग है। और जो है जो पहली वाली जो आज़ादी की जंग थी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा आवश्यक है। और उससे ज़्यादा कठिन इसलिए है कि अब ये लड़ाई जो है थोड़ी मानसिकता की है। मानसिकता का दोष तब भी था, लेकिन अंग्रेज़ों को भगाया गया था, सफेद अंग्रेज़ों को। ये काले अंग्रेज़ जो है हमारी आपकी जो मानसिकता है कि देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने भारतीय भाई बहनों के प्रति जो संवेदनशीलता का जो अभाव है, उसी का फायदा उठा करके, और अभी जो भारतीय एकता का जो प्रसार, उसका प्रचार कुछ तबकों में जो बाकी है, उसी के आधार पर ये सोच रहे हैं कि अभी भी ये समाज को कमज़ोर कर सकते हैं। ताकत उनके पास है। लेकिन जिस वक्त आप ऐसा दिलाएंगे, ताकत उनके पास नहीं, ताकत आपके पास है। लेकिन आपके पास ताकत तब आएगी जब आप एक होंगे,
भारतीयता के आधार पर, और भारतीयता के आधार पर एक होने पर फिर कोई और विचार नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ नहीं, यादव कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय। इसका आधार पर एक होकर के इनको नस्मे नाबूद से कम तो कुछ करना ही नहीं है। इनको ईवीएम मशीन पर बैलेट बॉक्स पर बूथ पर इनका नाश करना है। तो नाश करना है, तभी जो है जावेद अख्तर, टीएस हसन, अखिलेश यादव और जो है आपके ये शोएब जमई, शादाब चौहान, इस तरह के तत्वों का निवारण बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर कह दीजिए कि वो ये असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी बना। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, पुष्पेंद्र और जो है और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, वामन मिश्रम हुए, चंद्रशेखर रावण हुए, ये समाज में नफरत ही ये फैलाते हैं। इनके ऊपर तो बोला कि ये सब नफरत और जो है, और खास करके जो असदुद्दीन ओवैसी के विषय में तो भारतीय जनता दल ये सोच रहा था कि चलो भाई, जैसा कि वो भाषण करता है, बोलता है, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ भला करना चाहता है, उनका जीवन आसान करना चाहता है। तो इसमें भी खुशी है भारतीय जनता दल को कि यदि हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके का यदि कोई भी भला कर दे तो कोई बुराई नहीं है, कम से कम हमारा ही काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्या भला करेगा? जो इस्लाम आस्था वाले भाई बहन जो है उसे डरे हुए हैं, उनकी हत्या करा तालिबान, उसका जब वो समर्थक बन गया तो वो इस्लाम आस्था वाले जो है तो वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों का भला वो क्या करेगा? ये चाहे वो भारतीय भाई बहन हो, चाहे वो भारत के बाहर, चाहे वो भारत के बाहर भाई बहन हो। कहने के तात्पर्य ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो है तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसके जीतने पर केक काट रहा है, और वो तालिबान जो है वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों को का कत्लेआम कर रहा है, उनको जघन्य रूप से मार रहा है, उनको अपमानित कर रहा है, महिलाओं के साथ जो है उसका जो है कितना वो घिनौना अत्याचार कर रहा है। तो वो जो है इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों का क्या भला कर सकता है? चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहन, चाहे हमारे भारतीय भाई बहन हो, चाहे वो भारत के बाहर भाई बहन हो। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है असदुद्दीन ओवैसी। जब तक इसका ये चेहरा सामने नहीं आया था कि वो तालिबान का समर्थक है, तब तक तो गनीमत थी। लेकिन अब ये है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ये दुश्मन है, ये तालिबान का समर्थक है। ये तो जो तालिबान का समर्थक हो तो मोदी जी से तो यही अनुरोध है कि इसको पकड़ धकड़ के वही तालिबान के हवाले कर दिया जाए। और चूंकि उसका समर्थक है, उसका चहेता है, तो इस चहेते को तालिबान वाले जो है वो खातिर कर देंगे इसकी। लेकिन अवाम भी, हमारे देश के अवाम भी इसकी खातिर करे। खातिर से मतलब इसकी सभाओं में टोटल जो है वो बहिष्कार करे। जब इसके मजमे में, इसकी सभाओं में लोग आते हैं ना, तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का हौसला बढ़ जाता है। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे ये वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे वामन मिश्रम हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, इसी तरह से और भी उनको हतोत्साहित करना है। उनकी सभाओं में एक भी भारतीय भाई मन जो है दिखना नहीं चाहिए। एक तो ये,
और ईवीएम मशीन पर सारी जो है वो राजनीतिक पार्टियों को नस्मे नाबूद करिए। भारतीय और भारतीय आवाम ताकत दल के विषय में सोचिए, जो कि भारतीयता के आधार पर सबको एक करना चाहता है, सब में जो है वो समरसता लाना चाहता है और देश में भारतीयता का एक सद्भाव लाना चाहता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।